वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, उसके बाद में क्लासिकल मैकेनिक्स की ड्रॉबैक्स भी देखेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स को समझेंगे कि ये होता क्या है। इन दोनों में एक कॉमन चीज़ है, दैट इज मैकेनिक्स। पहले हम मैकेनिक्स समझते हैं। मैकेनिक्स का मतलब रहता है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर इन मोशन या स्टडी ऑफ मूविंग मैटर। सिंपली बोल सकता हूँ मैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मूविंग मैटर। अब ये बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर का मतलब रहता है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल्स मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज, यानी वो प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं या देख सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं, या ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल्स। जैसे अगर मैं पोजीशन ले लूं, मोमेंटम ले लूं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम या ऑफ मैटर, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल्स। अब मूविंग मैटर की ये सब प्रॉपर्टीज की स्टडी को हम कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। ठीक है। अब मैकेनिक्स मैंने कहा कि क्लासिकल भी होता है और क्वांटम भी होता है। क्वांटम का मतलब रहता है यहाँ पे स्मॉल, यानी अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह का, उनका मोशन स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि ये होता क्या है एक्चुअली। सबसे पहले हम समझते हैं मैटर को। मैटर हमारे पास में दो तरह के रहते हैं। मैटर मैक्रोस्कोपिक रह सकता है या माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब रहता है बड़ी चीजें, यानी जो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, जैसे प्लैनेट्स है, या जो हमारे पास में बॉल रहता है, क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल या कार, पेन, एक्स्ट्रा। तो ये मैक्रोस्कोपिक चीजें हैं। अब माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या रहता है? माइक्रोस्कोपिक का मतलब रहता है जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनमें जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब अगर हम बड़ी चीजों का मोशन स्टडी करेंगे तो उसको मैं कह सकता हूं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। अब अगर स्मॉल चीजों का, छोटी चीजों का जो हमें दिखती नहीं है, उसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन की स्टडी है वो हम करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से, यानी यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई होता है। जबकि छोटी चीजों की मोशन को अगर हमें स्टडी करना हो तो उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ के लिए क्वांटम मैकेनिक्स वैलिड है, यहाँ के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड है। ठीक है। अब सपोज कोई छोटी चीज़ है, हमें आंख से नहीं दिखती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी अगर लाइट से कम है तो उसको भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स की टर्म्स में ही स्टडी कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल है। लेकिन छोटी चीज़ों के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स, इनके लिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। क्लासिकल मैकेनिक्स इज वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक स्केल ऑफ मैटर, यानी विजिबल वर्ल्ड ओनली, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स को हम माइक्रोस्कोपिक स्केल यानी इनविजिबल वर्ल्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब रहता है वो मैकेनिक्स, वो स्टडी ऑफ मोशन विच इज बेस्ड ऑन मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज जो है, इनके ऊपर जो बेस्ड है, उसको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, या इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स ये स्टिल अनप्रूवन है, लेकिन अनक्वेश्चन, यानी इसमें अभी तक कोई सवाल पैदा नहीं हुआ, यानी इसके कोई ड्रॉबैक्स अभी तक नहीं दिखाए गए, यानी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा कि ये चीज गलत है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जनरली श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन वगैरह अप्लाई करते हैं, और कुछ मॉडल्स भी हैं जो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम फॉर्मूले यूज करते हैं, यानी इसमें कुछ फॉर्मूले रहते हैं जिनको हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑब्जर्वेबल्स हैं वो डिटरमाइन होते हैं बाय अप्लाइंग प्री डिटरमाइंड ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो हम किसी फंक्शन पे लगाते हैं, जैसे वेव फंक्शन। उन ऑपरेटर्स को फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं और
हमें वैल्यूज मिल जाते हैं ऑब्जर्वेबल्स की, या ऑब्जर्वेबल्स मिल जाते हैं हमें। तो ये सब चीज़ें हमें आगे समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आप इतना याद रखो कि यहाँ पे हम फॉर्मूले नहीं बल्कि ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ये हमने अभी देखा, और इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, ये भी हमने देखा। अब ये जो मैकेनिक्स है क्लासिकल मैकेनिक्स, ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी वो चीज़ें जो बड़ी बड़ी रहती हैं, नेकेड आई से दिखती हैं, उनकी मोशन को आराम से समझा सकता है। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह है, इंजीनियरिंग में जो मैकेनिक्स लगती है दैट इज टोटली क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर यानी उनका नेचर वगैरह या उनके ऑब्जर्वेबल्स के बारे में ये ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। सो क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए फेल हो जाता है, वहाँ पे ये वर्क नहीं करता, ठीक। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन थ्योरी, जो दी थी मैक्सवेल ने। उसके हिसाब से रेडिएशंस का जो नेचर है वो कंटिन्यूस नेचर है। अब ये कंटिन्यूस नेचर हमें कुछ चीज़ें समझा सकती हैं बहुत आराम से, जैसे प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये इजीली समझ में आ जाता है। डिफ्रैक्शन आराम से समझ में आ जाता है। इस तरह से इंटरफेरेंस आराम से समझ में आ जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम वेव वगैरह में देखते हैं, और वेव जो है वो कंटिन्यूस नेचर की होती है। तो इसका मतलब अगर हम रेडिएशंस को कंटिन्यूस मानेंगे, वेव फॉर्म में मानेंगे, तो हम इन डिफ्रैक्शंस को, इंटरफेरेंस को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इससे एक्सप्लेन नहीं होती, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो इस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता है। या मैं बोलूँगा वेव थ्योरी ऑफ लाइट बोल रहा हूँ मैं, या मैं बोलूँगा कंटिन्यूस नेचर ऑफ रेडिएशन, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। किसको? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जो हम आगे पढ़ने वाले वहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा क्यों फेल हो जाती है। इस तरह से वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर, इन चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा या कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको मैं एक चीज़ एडवांस में बता देता हूँ। या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में, वहाँ पे रेडिएशंस जो है, रेडिएशन बिहेव करती है एज पार्टिकल, या मैं बोलूँगा कि रेडिएशंस कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का जो ये वाला फार्मूला है, या मैं बोलूँगा ये वाली जो थ्योरी है, ये फेल हो जाती है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस वो फेल हो जाती है। तो यहाँ पे हमें कुछ नई चीज़ें लगती है, या मैं बोलूँगा एक नई थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है हमें इन चीज़ों को एक्सप्लेन या इन फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। और इस थ्योरी में हम रेडिएशंस को, यानी ये थ्योरी या इस क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से रेडिएशंस जो है उनका नेचर ड्यूअल नेचर है, यानी वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। क्लियर? जबकि क्लासिकल थ्योरी रेडिएशंस को सिर्फ वेव्स मानती है, पार्टिकल्स नहीं मानती, यानी वो कंटिन्यूस मानती है, डिसकंटिन्यूस नहीं मानती। इसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ना वो फेल होती है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मैं समझाता हूं कैसे। हमने देखा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एटम रहता है उसमें हम सेंटर में न्यूक्लियस दिखाते हैं, और यहाँ पे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे रदरफोर्ड्स मॉडल या फिर बोर्स मॉडल में दिखाते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसका मतलब पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है ना। तो पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो ये रेडिएट करेगा, क्योंकि इसमें भी एनर्जी लगेगी ना रिवॉल्व करने में, तो इट विल लूज एनर्जी, मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये छोड़ो, ये तो पुराना, ये हमने सुना हुआ। इसके अलावा और एक चीज, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स या बोर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन शेल्स में ऐसे घूमता है ना, या ऑर्बिट्स में घूमता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका मोमेंटम या इसकी वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन हिजनबर्ग कहता है कि इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ नहीं निकाल सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन
द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ जाती है बात, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिकल मैकेनिक्स और हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपस में बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होता है। क्लियर? क्लासिकल मैकेनिक्स बताता है सर्टेनिटी इन पोजिशन, है ना, सर्टेनिटी, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता है। तो इसका मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन का पाथ मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कौन से रास्ते पे जा रहा है, उसका ऑर्बिट हमें मालूम है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि नहीं, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता सकते, बल्कि हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वी कैन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। यानी हम ऑर्बिट नहीं बता सकते, बल्कि ऑर्बिटल बता सकते हैं। ऑर्बिटल का मतलब रहता है वो रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको हम कहते हैं नोड। जैसे एस ऑर्बिटल है, मान लो एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का मतलब रहता है कि ये ऐसा स्फेरिकल दिखाते हैं हम, इसमें ये डॉट्स दिखाते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। यानी प्रोबेबिलिटी इस रीजन में, हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की। और ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन होने की संभावना मैक्सिमम हो, इस रीजन को हम कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। जैसे एस ऑर्बिटल है, इस तरह से पी ऑर्बिटल को हम ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना, या मैं बोलूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी या तो यहाँ पे है, ठीक है, या फिर यहाँ पे, बीच में नहीं है, यानी न्यूक्लियस के पास नहीं है। जहां पे 0 प्रोबेबिलिटी उसको हम कहते हैं नोड, और जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर इधर, यानी मूविंग बैक एंड फोर्थ ओवर ए रीजन। यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका नहीं है, इधर इधर घूम रहा है, ठीक है, फास्ट घूम रहा है। तो इसकी वजह से मैं बोलूंगा, अगर सपोज हमारे पास में पंखा रहता है ना, फैन रहता है, फैन जब ऑफ रहता है तो हमें इसके पंखे दिखते हैं, लेकिन जब ये फैन घूमता है फास्ट, इधर उधर घूमता है, तो हमें ये ऐसा क्लाउड जैसा दिखता है, क्लाउड या वेव जैसा दिखता है। तो मैं फिर बोलूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में ज्यादा है, या मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस रीजन में ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा तो वो भी एज क्लाउड दिखेगा, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, दिस 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल है। तो इससे हमें ये पता चला कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता सकते, बल्कि हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे एज पार्टिकल नहीं देख सकते, बल्कि हम एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी हमें ये जैसे फैन के पंखे, ये जो है ना, ये ब्लेड्स हमें चलते हुए नजर नहीं आते, बल्कि हमें ऐसा ऐसा क्लाउड जैसा नजर आता है। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस रीजन में नजर आएगा। क्लियर? हमें इलेक्ट्रॉन खुद नजर नहीं आएगा, या मैं बोलूंगा हम प्रेडिक्ट कर सकते इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नॉट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और इलेक्ट्रॉन को हम एज वेव भी ट्रीट कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन को एज वेव ही मानता है, यानी मूविंग पार्टिकल्स एक्ट लाइक वेव, जबकि इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स एक्ट लाइक पार्टिकल्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूअल नेचर रहता है, जब ये मूव करते हैं तो इनका वेव नेचर रहता है, और इन पार्टिकल्स की मैकेनिक्स अगर हमें स्टडी करनी हो तो हमें इनका वेव मैकेनिक्स पढ़ना होगा, वेव मैकेनिक्स, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स हमने देखा, अब ये जो नई मैकेनिक्स है, पार्टिकल्स को वेव फॉर्म में पढ़ना या स्टडी करना, तो उसको हम कह सकते हैं वेव मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स रिलेटेड टू वेव्स। क्लियर? अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है फिर? क्वांटम मैकेनिक्स जो है, ये टर्म दी थी मैक्स बोर्न ने, ये एक जनरल टर्म है। इसमें हम मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज वेव दोनों लेते हैं, ना ड्यूअल नेचर जहां पे आपको नजर आए, या अगर आपको वेव का और छोटे पार्टिकल्स का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मैकेनिक्स स्टडी करना हो, तो आप एक जनरल टर्म यूज करते हैं, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स के बाद में आती है बारी
क्वांटम केमिस्ट्री की, और क्वांटम मैकेनिक्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं ये भी देखेंगे। अब छोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं या क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स जिनको मैं कह सकता हूँ, उनकी अगर हमें मोशन स्टडी करनी हो या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की मोशन स्टडी करनी हो क्वांटम मैकेनिक्स में, तो हम इसके लिए कुछ मॉडल्स अप्लाई करते हैं। जैसे ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास में मॉडल है पार्टिकल इन बॉक्स, और रोटेशनल मोशन के लिए रिजिड रोटेटर का मॉडल बनाया। इस तरह से वाइब्रेशनल मोशन के लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मॉडल अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोशन यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, उसके लिए हाइड्रोजन एटम का मॉडल अप्लाई करते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? क्वांटम केमिस्ट्री एक्चुअली डील्स विद द स्टडी ऑफ SBR, याद रखना। इसमें हम स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और रिएक्टिविटी, ये 3 चीजें स्टडी करते हैं, और इन चीज़ों के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आई होगी, इसका बेसिक्स और ड्रॉबैक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के क्या है। तो आज फिलहाल इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।